गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे डियर केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, लास्ट वीडियो में आप लोग कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट के बारे में पढ़ रहे थे और कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स में मैंने आपको बताया कि कोई भी रिएक्शन तभी होता है जब रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के बीच में इफेक्टिव कोलिजन्स हो। इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी था। एक कंडीशन थी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट possess a minimum amount of energy known as threshold energy, यानी अभिकारी अणुओं के पास या अभिकारकों के पास न्यूनतम मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए जिस ऊर्जा का नाम था देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब तक मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा नहीं होगी तब तक वो रिएक्ट करने में कैपेबल नहीं होंगे। बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए अलग अलग ग्राफ प्लॉट करके समझाया। अब बताते हैं कि दूसरी कंडीशन क्या है जो किसी भी समय इफेक्टिव कोलिजन के लिए आवश्यक होती है। तो सेकंड कंडीशन फॉर इफेक्टिव कंडीशन, बच्चों, the second condition for effective collisions between the molecules is the proper orientation of collisions. Means the collisions taking place between the reacting molecules must be in proper orientation. Orientation को हिंदी में कहते हैं अभिविन्यास। अगर मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जो आपस में टकरा रहे हैं, अगर उनका ओरिएंटेशन सही दिशा में नहीं है तो प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट नहीं हो सकते। ये और बात है कि हो सकता है उनके पास जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर ही क्यों ना हो। यानी यहाँ पर बच्चों एक बात आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव कोलिजन के लिए दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई होना है। पहली कंडीशन, मॉलिक्यूल्स मस्ट possess a minimum amount of energy known as threshold energy, and secondly the collisions between the molecules should be in proper orientation. अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंसेज का ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी है तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ये जरूरी नहीं है। मीन्स टू कन्वर्ट ए रिएक्शन इनटू प्रोडक्ट, टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट्स, देयर मस्ट बी इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, and for effective collisions the molecules must fulfill two conditions. First, the molecules must have the energy equal to threshold energy, and secondly they have proper orientation of collisions. That is, the reacting species must have proper orientation for effective collisions. अगर proper orientation नहीं है तो product formation की संभावनाएं भी नहीं। इसको हम डायग्राम से बच्चों ऐसे समझ सकते हैं। बच्चों, इफेक्टिव कोलिजन कैसे होगा और इनइफेक्टिव कोलिजन कैसे होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है, ये हम दो छोटे छोटे डायग्राम, टेंटेटिव डायग्राम में, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कि आप इसको बड़ा अच्छा से बनाएं, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ही है, उसको हम इस डायग्राम की सहायता से आपको समझाते हैं। केस फर्स्ट, proper orientation of molecules. Okay. बच्चों, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन्स, इसको आप एक सिंपल डायग्राम एग्जांपल समझिए। A2 और B2 दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो A2 और B2 आपस में रिएक्ट करते हैं। ये हमने A2 शो किया, ये हमने B2 सेट। इसका डायरेक्शन इधर से ऊपर से नीचे है, इसका डायरेक्शन नीचे से ऊपर है। मींस दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस वन, एक दूसरे की तरफ बढ़ना। अब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर इसका एक एटम इसके एक एटम से, इसका दूसरा दूसरे से कोलाइड करता है तो ये प्रॉपर कोलिजन कहलाएगा, यानी इनकी ओरिएंटेशन प्रॉपरली मानी जाएगी।
इन दोनों की जहां कोलिजन होगी, इस कोलिजन के बाद आप इसको समझ सकते हैं, दिस मॉलिक्यूल इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड दिस मॉलिक्यूल इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। आपस में जब टकराएंगे, ये इनका कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद इनके बीच में पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन से एक हाईली एक्टिवेटेड स्पीसीज बनेगी। इस हाईली एक्टिवेटेड स्पीसीज को हम लोग कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में जो डायग्राम बनाया था उसमें कर्व का जो पीक दिखाया था वहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दिखाया था। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है द हाईएस्ट एनर्जी, सो इट इज हाईली रिएक्टिव। इसको ट्रांजिशन स्टेट भी बोल सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है हिंदी में संक्रमण अवस्था। मीन्स जहां कुछ भी कंप्लीट नहीं है, मीन्स एक ए टू बी बॉन्ड फॉर्मेशन की क्रिया चल रही है, कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन भी नहीं है, कंप्लीट बॉन्ड ब्रेकिंग भी नहीं है, पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग। और इस पार्शियल को कंप्लीट करने के लिए ये ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। सो दीज आर द रिएक्टेंट्स A2 and B2 when they collide properly with each other, an activated complex is formed known as transition, and after this proper collision the products AB is formed. You can see this collide with this one, इसके साथ मिल गया, इसके साथ मिल गया, इस तरीके से 2AB bond formation हो गया। This is product। बच्चों, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की दूसरी कंडीशन थी। पहली तो हो गई मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, सबसे पहले इनके पास इतनी एनर्जी है जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है। अब इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर डायरेक्शन में हो रहा है तो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। मींस हम कंप्लीटली ये कह सकते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी हो, साथ ही साथ उनके मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो। अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन शो करना चाहें तो कैसे शो करेंगे बच्चों? उस केस सेकंड को आप देख लीजिए। दिस इज केस। बच्चों, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि A2 मॉलिक्यूल है, ये B2 मॉलिक्यूल है। A2 टॉप से अप्रोच कर रहा है, B2 बॉटम से अप्रोच कर रहा है, लेकिन इनकी जो अप्रोचिंग कैपेसिटी है, जो अप्रोचिंग डायरेक्शन है, वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर दिस इज A2, दिस इज B2, और इस तरह से B2 का एक पोर्शन इससे कोलाइड करता है लेकिन दूसरा पोर्शन सेफ रह जाता है, यानी प्रॉपर कोलिजन नहीं होता है। यानी कह सकते हैं कि जो कोलिजन हो रहा है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं हो रहा है। इस तरह से इस कोलिजन से कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। सो दिस इज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, सो नो एनी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, सो नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। So now it should be clear to all of you that for effective collision, the second necessary condition is proper orientation of the collisions. बच्चों, इन दोनों कंडीशन के बाद अब हम कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट को अगर कोइंसाइड करते हैं तो एक वन स्टेटमेंट रिजल्ट जो हमको मिलता है, इतनी सारी कहानी पढ़ने के बाद, इतना सारा डिस्कशन करने के बाद, हम अगर इस पूरी थ्योरी की कोई आपसे कहे कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, तो सेंट्रल आइडिया अगर आपसे कोई पूछता है 10 वर्ड आंसर, 20 वर्ड आंसर, किस थ्योरी का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, तो आप क्या कहोगे? पूरे डिस्कशन से आपको क्या रिजल्ट मिला? वो रिजल्ट सुनिए। फॉर एनी केमिकल रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी प्रॉपर कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैविंग the energy equal to threshold energy। मीन्स क्या निकला? किसी भी रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, और इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम अमाउंट में एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर जिसे कहते हैं। तो बच्चों, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट की सेंट्रल आइडिया मैं आपको बता रहा था
कि कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट के अकॉर्डिंग रिएक्टिंग सब्सटेंस प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होंगे जब उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से बराबर या उससे अधिक एनर्जी हो और वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो। दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। मैं इसको लिख देता हूं। बच्चों, दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। पूरे डिस्कशन के बाद पिछली वीडियो और इस वीडियो में जो भी स्टार्टिंग मैंने आपको बताया, दोनों को जोड़ने के बाद अगर आप रिजल्ट निकालें, जैसे दूध से दही बनाना, दही से मक्खन बनाना और मक्खन से घी बनाना, तो हम लोगों ने दूध लिया, दूध से दही बनाया, दही को मथा, उससे मक्खन निकाला, मक्खन से ये घी निकाला जा रहा है। आप सोचिए कितना दूध होता है, कितना दही होता है, फिर कितना कम मक्खन मिलता है और कितना कम घी मिलता है। ये है घी एक्सट्रैक्टेड। टोटल एक्सट्रैक्शन के बाद इस थ्योरी का सेंट्रल आइडिया है कि व्हेन कोलिजन्स टेक प्लेस इन बिटवीन प्रॉपरली ओरिएंटेड मॉलिक्यूल्स, इन बिटवीन properly oriented molecules having energy equal to or greater than threshold energy, the reaction takes place. When collisions take place in between properly oriented molecules having energy equal to or greater than threshold energy, the reaction takes place. मतलब जब प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले मॉलिक्यूल्स जिनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक या उसके बराबर है, इनके बीच जब कोलिजन होगा तभी रिएक्शन होगा। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए ये दोनों कंडीशन होनी जरूरी है। मींस द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट possess the energy equal to or greater than threshold energy and the reacting molecules must collide in प्रॉपर ओरिएंटेशन। आई होप इसके बाद आपको कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट समझ में आ गई होगी। बच्चों, कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है, हम टेम्परेचर राइज कर देते हैं या टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, और ऐसा देखा गया है कि टेम्परेचर राइज करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। रिएक्शन कैसा भी क्यों ना हो, रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ जाता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन? टेम्परेचर की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बनता है, ये अलग से क्वेश्चन भी बनता है, आपसे अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट पर एक टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, इसको हम आपको अभी पहले आपको क्वालिटेटिवली समझाते हैं और बाद में आरएनएस इक्वेशन की सहायता से क्वांटिटेटिवली समझाते हैं। दोनों तरीके से आपको इसको समझाएंगे। उसको समझाने के पहले ओरिएंटेशन फैक्टर आ गया, और मैंने आपको बताया था कि जब थ्रेशोल्ड एनर्जी की चर्चा कर रहा था, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की बात कर रहे थे, तो आपको बताया था कि अगर कोई बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है A प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट, इट इज ए बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन आर कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया था आपको, दिस इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपान आर टी। मीन्स इस इक्वेशन की सहायता से यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आर है, जेड कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ए और बी दोनों आपस में कोलाइड करेंगे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपको पहले बताई जा चुकी है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ई एक्सपोनेंशियल सीरीज, चार घातांकी हिंदी में बोलते हैं, तो ई रेज टू पावर माइनस ई ए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आर द गैस कांस्टेंट एंड टी द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। ये तब था जब हमने ओरिएंटेशन फैक्टर को शामिल नहीं किया था, क्योंकि ओरिएंटेशन फैक्टर किसी भी रिएक्शन को होने के लिए बहुत जरूरी है। तो ओरिएंटेशन फैक्टर को अगर हम शामिल करते हैं तो इस इक्वेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, और नया रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आर इक्वल टू पी। यहाँ पे जो पी है एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, पी इंटू जेड ए बी टू ई रेज टू पावर
EA upon RT. This is the second and new modified formula to calculate the rate of reaction. I equal to P into Z AB into e raised to power minus EA upon RT. बच्चों आपको पता है Z क्या है, E क्या है, R क्या है, T क्या है, सब पहले से पता है. एक P नया टर्म आया है एंड P इज द ओरिएंटेशन फैक्टर. इस तरह से इस फार्मूला की सहायता से किसी भी रिएक्शन के रेट की कैलकुलेशन कर सकते हैं. या रेट ऑफ रिएक्शन पता है, ओरिएंटेशन फैक्टर की वैल्यू पता है, तो हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. बच्चों अब हम आते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on reaction rate. अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव. बच्चों इसी टॉपिक का ही हिस्सा है लेकिन अलग से भी इंपॉर्टेंट है. बच्चों आप लोगों ने फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़ा होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 3/2 KT. Ke काइनेटिक एनर्जी, ऊपर मैंने बार लगा दिया, दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 3/2 KT. 3/2 एक नंबर है, कांस्टेंट है, और यहां पर K जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर है वो भी केल्विन में. इससे साफ पता चल जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन. बच्चों अगर टेम्परेचर हम राइज करेंगे, बहुत ध्यान से इसी फार्मूले को आप ध्यान में रखिए, आपकी समझ में आ जाएगा. अगर किसी भी रिएक्शन का हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने का इफेक्ट क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी of the molecules increases. Average kinetic energy of the molecules increases. Simply velocity of the molecules also increases. आपको पता है कि kinetic energy जो होती है वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है. वेलोसिटी अगर मॉलिक्यूल्स की बढ़ गई तो मॉलिक्यूल्स के बीच में पर सेकेंड होने वाला जो कोलिजन है वो भी बढ़ गया. आप सिंपली यूं समझिए कि इजी गोइंग में सब आदमी एक छोटी सी एरिया में ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो कभी इधर से लड़ रहे हैं, कभी इधर से लड़ रहे हैं, लेकिन अचानक ये कह दिया गया कि सब तेजी से भागने लगे. जब तेजी से भागेंगे तो उनके बीच में जो टक्कर हो रही हैं, जो कोलिजन्स हो रही हैं, वो पर सेकेंड बढ़ जाएंगी. तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीज, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, दैट इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग पर सेकेंड आल्सो इंक्रीज. पर सेकेंड जो कोलिजन्स होंगे उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी. देयरफॉर द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकेंड in unit वैल्यूम, इसको क्या कहते हैं बच्चों? द नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग पर सेकेंड इन यूनिट वैल्यूम, कोलिजन फ्रीक्वेंसी. इसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. कोलिजन फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीजेज. कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है. टेम्परेचर बढ़ाने का रिजल्ट आया कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, यानी यूनिट वैल्यूम में पर सेकेंड नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए. अगर यूनिट वैल्यूम में नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए तो उसमें इफेक्टिव कोलिजन्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन्स भी कोलिजन्स के अंदर ही आते हैं. देयरफॉर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स
आल्सो इंक्रीज। और अगर इफेक्टिव कोलिजन्स की संख्या बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली इफेक्टिव कोलिजन्स पर ही डिपेंड करता है। सो बच्चों बहुत क्लियरली वन बाय वन आप इसको ऐसे कर लीजिए। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ a reaction, the average kinetic energy of the molecules increases, thereby the velocity of the molecules also increase. When velocity of the molecules increase, the total number of collisions taking place per second in unit volume, that is collision frequency, also increases. And when collision frequency increases, then number of effective collisions increase. And when number of effective collision increase, therefore rate of reaction also increases. तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन का मान बढ़ता है, ROR also increases। ये एक सिंपल सा फिनोमेना, मैं आपको इसको एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल अपनी क्लासरूम का आप लोग लीजिए। बच्चों सपोज करिए कि किसी क्लास में 65 to 85% मार्क्स पाने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। कोई क्लास है, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल हैं, उसमें जो बच्चे मार्क्स पा रहे हैं, एवरेज मार्क्स जो सबके, वो 65% से 85% मार्क्स पाने वाले बच्चे सबसे ज्यादा है। बच्चों इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि 65% से कम मार्क्स पाने वाले बच्चे बहुत कम होंगे और 85% से अधिक मार्क्स पाने वाले बच्चे भी बहुत कम होंगे। मैक्सिमम बच्चे 65 से 85% मार्क्स पाने वाले। और एक मान लीजिए कि कंपटीशन होने वाला है, उस कंपटीशन का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो बच्चे 90% या इसके एबव पा रहे हैं वो बच्चे उस कंपटीशन को क्वालिफाई करेंगे। तो एक बात तो तय हो गई कि फिर उस क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं उनमें से बहुत कम बच्चे ही उस कंपटीशन को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन क्वालिफाई करने का जो क्राइटेरिया है वो 90% का है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स 85% तक सिमट जाते हैं। तो प्रयास करने पर कुछ एक बच्चे ही 95% के क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे और वो कंपटीशन को क्वालिफाई करेंगे। अब हम इसमें एक टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। मान लीजिए इसी क्लासरूम को एक नया टीचर मिला। ये नया टीचर पहले वाले टीचर से ज्यादा अच्छा है, बच्चों को बहुत अच्छे से मोटिवेट करता है, उसके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। और इस नए टीचर के प्रयास से होता क्या है कि बच्चों की जो परसेंटेज है उसमें से बहुत सारे बच्चों की जो परसेंटेज है वो क्राइटेरिया बढ़कर 75 से अब 90% हो गई। ये किसकी वजह से हुआ? एक अच्छे टीचर की क्लास में आने की वजह से हुआ। अच्छा टीचर आया, उसने बच्चों को मोटिवेट किया, मेहनत से पढ़ाया, अच्छे तरीके से पढ़ाया, तो बच्चों की जो परसेंटेज रेंज है वो थोड़ी सी बढ़ गई। और जब परसेंटेज रेंज बढ़ गई तो 90% का जो क्राइटेरिया था कॉम्पिटिशन क्वालिफाई करने वाले का, अब उन बच्चों की संख्या भी बढ़ गई। यही इफेक्ट टेम्परेचर का भी होता है कि एक रिएक्टिंग वेसल में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं और रिएक्ट कर रहे हैं, जिस भी स्पीड से रिएक्ट कर रहे हैं वही उसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ टेम्परेचर इस टीचर के रूप में है, टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाले कोलिजन की संख्या बढ़ जाती है। और कोलिजन की संख्या जब बढ़ती है तो इफेक्टिव कोलिजन की संख्या भी बढ़ जाती है। इफेक्टिव कोलिजन की संख्या बढ़ने का मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। सो फाइनली द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी गिवन केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। बच्चों लास्ट वीडियो में आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में बताया था मैंने। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के इस कॉन्सेप्ट को
मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। मैंने बताया था, एक ग्राफ प्लॉट किया था, ग्राफ आपके पास होगा ही, कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास अपनी कुछ एनर्जी है। अगर इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। ये बैरियर है एनर्जी का, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब इस बैरियर को पार करते हैं तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। इस बैरियर तक पहुंचने के लिए इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। इस एक्स्ट्रा एनर्जी को ही एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। मीन्स पहले मॉलिक्यूल्स एवरेज एनर्जी है, सिंपली मूव कर रहे हैं, रैंडम मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये एक्टिवेट हो जाए किस लिए? टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। तो इनको कुछ चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच रिक्वायर्स टू अटेन इट्स वैल्यू इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बच्चों, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का भी सिंपल सी डेफिनेशन एग्जाम में आती है, वन मार्क, यानी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है कि व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बच्चों, इसको मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। बच्चों, मान लीजिए कि कंपटीशन है, इस कंपटीशन को अगर क्वालिफाई करना है तो कम से कम 10 घंटे पर डे आपको पढ़ना है। 10 आवर स्टडी आपको एक क्राइटेरिया है कि कंपटीशन है, अगर उसको क्वालिफाई करना है तो 10 आवर स्टडी रिक्वायर्ड है। और मान लीजिए कि आप में से कोई भी 6 आवर्स पर डे पढ़ रहे हैं, रिक्वायरमेंट है 10 आवर्स पर डे की, और आप पढ़ाई कर रहे हैं 6 आवर्स पर डे की। आप कुछ, अगर आप इस कंपटीशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 आवर्स पर डे स्टडी आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे 10 आवर्स पर डे स्टडी आपकी हो जाए। कुछ तो समझ में आया? किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया कि 10 आवर्स पर डे आप पढ़ाई करें, और आप पढ़ कितना रहे? 6 आवर पर डे। तो अगर आप इस कंपटीशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 6 आवर्स पर डे पढ़ाई करके आप नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको 4 आवर्स स्टडी और बढ़ानी पड़ेगी, यानी टोटल 10 आवर्स स्टडी पर डे आपको करना पड़ेगा। ये वैसे ही हुआ कि 6 आवर्स यानी इतने एनर्जी रिएक्टेंट्स के पास है, लेकिन ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तो इनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, तो इतनी एनर्जी अपनी इंक्रीज करेंगे। जस्ट लाइक दिस कैन बी सेड दैट एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, दिस एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स टू अटेन द थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, सो दिस इज नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बराबर हो जाएगा। आई होप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा होगा। बच्चों, हम लोग इस टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये पता नहीं चल पाता। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, अगर इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, यू मस्ट सॉल्व इट। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया। और अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होती है तो इसका मतलब उस टॉपिक को समझने में कहीं ना कहीं आपसे दिक्कत हुई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी बनी हुई है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड 1-2 अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, जिससे इसका कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए। टिल देन एंजॉय करिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और